हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर। चलिए ठीक है। और क्या हालचाल, कैसे हैं? सब बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत मुबारक है बहुत बहुत जो फाइनल आभार। आपका सिलेक्शन हुआ। मैं आपसे अब बहुत टाइम से जुड़ा हूँ। जब 2020 की बात है, उस वक्त कोविड-19 बहुत अरूज पे था और उस वक्त की बात है कि मैं अभी भी जस्ट अभी नया ग्रेजुएट हुआ था और उस वक्त मुझे कोई इतना इस यूपीएससी के बारे में हालांकि इतना मालूम नहीं था। बट जब कोविड के पहले फिर इस तरीके से पता चला, जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद हम घर चले गए थे, तो अचानक आपके एक वीडियो देखा यूपीएससी हिंदी करके। जब वीडियो देखा तो मैं वहाँ बात बोली कि भाई ये एक एग्जाम है, इसमें बहुत टाइम लगता है, आप मेहनत करते रहिए और आप जरूर सफलता होंगे। तो मैं देखते देखते फिर आपका सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मोटिवेट है कि सर ने सिलेक्शन लेने के बाद यूपीपीएससी के बाद छोड़ दिया और फिर सर ने कंटिन्यूसली इसी की प्रिपरेशन करनी। तो यहाँ से बड़ा एक बड़ा मतलब लगा कि यार वाकई सर का बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था। तो सर आपको बहुत बहुत कमेंट देखे मुबारक थे है। बहुत सारे, मैंने आपके कमेंट देखे थे और जी मैंने उस वक्त मैंने एक प्यारा सा लेटर भिजवाया था, वो है मेरे पास, उसको मैंने रखा हुआ है। और मैं हालांकि था नहीं उस समय, मैं बहुत सीखा सर। उस वक्त में, हाँ वहाँ पे मैं था नहीं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जम्मू कश्मीर कैडर ही आसपास मिले तो घूमते हैं उधर कश्मीर में। सर तो मैंने आपको उस वक्त कहा था जब आप यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुए थे, मैंने उस वक्त आपको इनवाइट किया था और आज भी इनवाइट कर रहा हूँ। तो आप तो बोलेंगे सर आप तो सिलेक्शन हो गया, आप तो इनवाइट करेंगे, मैंने लेकिन उस वक्त आपको इनवाइट किया था। नहीं, वो बहुत बड़ी बात थी। मैंने बोला था
मैं असल में बहुत दिन से मैंने बोला था कि जब आप कहें तब फ्री हूँ, मैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। अभी पता है, अभी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सो गया था, लेकिन मैंने मैसेज देखा तो मैंने कहा नहीं वो ठीक है, नींद 1 घंटा कम ले लेंगे पहले, ये ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं आप भाई, बिल्कुल। मैं आप सोच रहा था शायद आप पतंजलि, मैं सोच रहा था कि आप दवा लेने पतंजलि स्टोर में ना चले गए हो, तो मैं मैं सर पता नहीं दूर चले गए होंगे, तो शायद मैं भी काले इंटरव्यू हो, तो इस नहीं नहीं वजह नहीं से मैंने सोचा फिर आज ही कर नहीं, लेते हैं। बिल्कुल देखिए, मैं कभी भी, मतलब मेरा यही हमेशा से रहा है कि आप लोग ने इतना प्यार दिया है ना, उस प्यार का बस एक अंश भी वापस कर दूं तो बस मेरी जिंदगी सफल है। तो उसके लिए फिर वो नींद आती रहेगी, ठीक है, फिर सो लेंगे, 1 घंटे बाद सो लेंगे। पतंजलि स्टोर से आ गए थे हम लोग, पतंजलि स्टोर से आ गए थे, जब आपने 11 बजे वो लिंक भेजी है ना, 11 बजे, तो 11 बजे लिंक में ये था कि जी जी मैं कहा कि बस 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा नींद खुलते दो एक बार, नींद खुल जाए एक बार, तब बातें करेंगे तो मजा आएगा। तो मैंने कहा कि बस 5 मिनट रुक दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में ना आप मुझे लगता है सुबह सुबह जल्दी जागते हो, तो इसलिए वो टाइम बन जाता है, एक बॉडी साइकिल बन जाता है कि इंसान का उसको नींद आ जाती है। तो मैं भी सोचता था कि सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल यस। और सर थोड़ा शुरुआत करते हैं। मैंने भी आपके देख बिल्कुल। के थोड़ा सा एक यूट्यूब चैनल शुरुआत किया था, तो मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट ये है कि वो उतना क्या बोलते हैं कि सी सेट की वजह से, कि इस बार जब मैंने पहला दिया तो वो समझ ही नहीं आया कि इतना हैवी था, कि पहले तो पेपर ही बहुत मैं भी चलो देखता क्या गार्ड कोई बात नहीं, कोई बात की नहीं, वजह मैं से आपसे बता रहा हूँ होगा, सैफ बेहतर भाई, होगा। मैं आपसे एक बात बता जी रहा हूँ, मेरी बात समझिए। ठीक है, जी अभी जी आप यंग हो यार, कौन सी एज आपकी वो बूढ़े होते जा रहे हो, अभी यंग हो। ये जो जोश है ना, ये बिल्कुल जोश बना के रखना है। उस समय के साथ क्या होगा कि आप सी सेट भी सीख लोगे यार, एक बार हिम्मत दिखाई ना आपके एग्जाम देने की, सी सेट भी सीख लोगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब चीजें बिल्कुल समय के साथ नहीं आएंगी, समय के साथ चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। बस ये कि रास्ते पे लगे रहना है, रास्ता भटकना नहीं है कि भाई नहीं एक बार सी सेट में अब हमने बिल्कुल यूपीएससी नहीं देंगे, अब हम कोई और एग्जाम देंगे, हम देंगे, सफल होंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सफल होंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलिए सर। तो बताइए आप मेरे सर से जो थोड़ी पूछना सी, है मेरा पूछिए, यूट्यूब आप चैनल जो बिंदास है उसका होके। नाम, जी जी बिल्कुल। चलिए सर, मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम रियलिस्टिक लाइफ है, कि वो रियलिस्टिक लाइफ मतलब हर एक कोई, या जैसे यूपीएससी फील्ड हो तो किसी फील्ड में हम हर एक इंसान को चलाते रहते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं कि यूपीएससी जो एग्जाम है, और इस एग्जामिनेशन की किस तरीके से हम एक जो रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तो इतनी दिक्कत है नहीं, कि मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े होते हैं, या तो उर्दू मीडियम या तो इंग्लिश मीडियम, इतना ही होता है। और फिर भी अगर जैसे कोई मेरी तरह रूरल बैकग्राउंड से आता है या इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आता है, वो किस तरीके से एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर सकता है, कि ये थोड़ा आपसे सीखना चाहूंगा। देखिए असल में क्या होता है इस एग्जाम में, देखिए कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि रूरल बैकग्राउंड वर्सेस अर्बन बैकग्राउंड होता है। ये एक चीज सही है कि यार अर्बन वालों को थोड़ा फायदा है, रूरल वालों को थोड़ा नुकसान है। खास तौर पे आपने जो सीसेट वाला पेपर देखा होगा, सीसेट वाले पेपर से यही फील आता है कि ये पेपर बनाया ऐसे तरीके से गया है कि खास तौर पे इंग्लिश मीडियम, खास तौर पे जो मैथमेटिक्स है, जिनका साइंस है, उनको ये प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये बात तो रियलिटी दिखती है, पेपर में फील आता है देखिए कि यार ये रूरल वालों को हटाने का मतलब बहुत बहुत दिक्कत है ये। लेकिन अगर आप देखेंगे सर, तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगता है रूरल बैकग्राउंड में। भाई ठीक है, अर्बन वालों को जो चीज 1 साल में हो जाती है, रूरल वालों को 2 साल लग जाएगी, लेकिन हाँ वो हो जाएगा। और जो आपने कहा कि शुरुआत, तो शुरुआत जो खासतौर पे जो रिसोर्सेज हैं, और जो अभी अभी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एरा चल रहा है, ठीक है, जो 4G 5G का जो एरा चल रहा है, इसमें रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है सारे, ठीक है, सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट कैसा चल रहा है, 4G चल रहा है कि 5G चल रहा है वहां पे? मैं ज्यादा जानने के इच्छुक हूँ। सर बीच बीच में कभी रुक, नहीं सर इंटरनेट ठीक चल रहा है, मतलब आफ्टर पुश पहले टाइम कुछ बंद था, लेकिन कभी कभी जब हालात ठीक रहते हैं तो इंटरनेट की परेशानी नहीं, 5G चलता है, बिल्कुल तो 4G 5G 5G आप चलता समझ रहे रहता हैं? है। तो लेकिन ये क्या है, कुछ एरियाज हैं वहाँ, कुछ एरियाज है वहां पे नहीं चलता, जैसे बॉर्डर के एरिया है तो वहां पे तो नहीं चलता है, वहां तो बिल्कुल अनटच ही रहता है। तो वहां पे ये कर जैसे सकते हैं, अभी वहां पे लोग ये रिसेंटली, कर सकते हाँ हैं। हाँ, मैं खास तौर पे फोकस कर रहा हूँ उसी रीजन पे। तो मैं मतलब
ऑब्वियस है हम पूरे इंडिया के रूरल बैकग्राउंड वालों को कवर करेंगे, लेकिन मैं एक जम्मू कश्मीर, चूंकि मेरा बहुत इमोशनल ऐसा रहा है वहां पे, तो मैं खास तौर पे ये बात बोलूंगा, पता है क्या, आप जब आपको समय मिले कि आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट है, वहां पे वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे पेन ड्राइव से मटेरियल रख लीजिए, ठीक है, और उन मटेरियल्स का यूज करिए। एनसीईआरटीज एक बार देखिए, सीधी बात है, आपको तैयारी करनी है, आप एक बार आइए दिल्ली, घूमते फिरते आराम से आइए, ठीक है, एफर्ट करके दिल्ली आइए, वहां पे एनसीईआरटीज की किताबें और जो बाकी जितनी किताबें होती हैं, जो बेसिक किताबें, जैसे एनसीईआरटी हुई, जैसे लक्ष्मीकांत हुई, जैसे नितिन सिंघानिया हुई, फिर जैसे स्पेक्ट्रम हुई, फिर जैसे कुछ नोट्स हुए, कोचिंग के कुछ नोट्स हुए, वो एक बार में लेके जाइए। उसके बाद क्या करिए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, ठीक है। फिर देखिए, खासतौर पे जो रूरल एरिया के लोग हैं, उनको ये नहीं सोचना है कि हमें आज के आज एग्जाम देना है। सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, उतावलापन। हम ये सोचते हैं आज हमने तैयारी की, यार हमारा सिलेक्शन हो जाए, यार वो सामने वाला आईएएस बन गया, सामने वाला आईपीएस बन गया, सामने वाला सेलेक्ट हो गया, हम उसकी सफलता तो देखते हैं, देख रहे हैं कि वो सफल हो गया है, अब ये नहीं देखते यार सफलता के पीछे कितने साल उसने धक्के खाए, ठीक है। एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमें उसके धक्के को देखना है कि उसने कितने धक्के खाए हैं, और फिर अपने आप को ये सोचना है कि यार हम डे बाय डे आगे बढ़ेंगे, न कि हम डायरेक्ट छलांग मारेंगे। तो हमने एनसीईआरटीज पढ़ी, हमने उसके बाद टेस्ट लगाए, टेस्ट लगाने के बाद हम गए बेसिक किताबों पे, बेसिक किताबें पढ़ी, फिर टेस्ट लगाए। पहले दिन ये नहीं सोचा, जैसे प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए ये रूरल और ये अर्बन सभी को सेम प्रॉब्लम होती है कि यार सर वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी, हम कैसे पढ़ेंगे बड़ी बड़ी किताबें। अरे भाई बड़ी के पहले छोटी तो पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, वहां से जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो बड़ी अपने आप समझ में आएगी। सीधे सोचोगे बड़ी किताब पढ़ देगी तो समझ में आएगी नहीं, तो वो मामला गड़बड़ होगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, ये सोच के ही मत तैयार करो कि ठीक है। और दूसरा भाई, ऑप्शनल क्या लिया आपने, ऑप्शनल क्या सोचा आपने ऑप्शनल का? सर मैक्सिमम जम्मू एंड कश्मीर में ना हम जैसे उर्दू लिटरेचर को बड़ा मतलब भाव देते हैं। उर्दू लिटरेचर एक बेनिफिशियल ये होता है कि एक तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रिपेयर हो जाता है, और सेकंडली ये होता है सर उसको पढ़ के ना थोड़ा मोटिवेशन बड़ी हासिल होती है। जैसे हम किसी की शायरी पढ़ेंगे, ऐसे किसी किसी शायर की ऐसी पोएम पढ़ेंगे तो वो एक बड़ा मोटिवेशन होती है। और इस तरीके से जैसे हमारी सोसाइटी में पुराने रीति रिवाज क्या थे, तो उस तरीके से वो एक इजिली तरीके से मतलब बन जाता है। हाँ, अदरवाइज वो कैपेबिलिटी पे ही होता है कि कोई भी स्टूडेंट लेता है, कोई पीएसआई लेता है, कोई सोशल लेता है, कोई भी ले सकता है। तो मैक्सिमम उर्दू लिटरेचर को नंबर ही भी ऑप्शन उर्दू होता लिटरेचर में अच्छे मिलते हैं, नंबर भी अच्छे है। मिलते हैं उर्दू लिटरेचर में, तो बहुत बढ़िया। तो अब दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि यार आपको उर्दू लिटरेचर सही से करना है, जो आपने ऑप्शनल लिया है। देखिए सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि ऑप्शनल बहुत ज्यादा मैटर करता है सिलेक्शन में, ठीक है। जी, जीएस में क्या होता है, जीएस में आप एक लेवल हासिल कर लेते हो ना, जैसे 400 का, हमने 390 प्लस बिल्कुल स्कोर हासिल कर लिया जीएस में, अब उसके बाद 450 आना मतलब आपके फिर लक के ऊपर है कि ठीक है, आपने उस एग्जाम के दिन कुछ एक्सेप्शनल 1-2 क्वेश्चन लिख दिए, 4 क्वेश्चन लिख दिए, एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो गया, उसने 450 दे दिया। लेकिन 390 आप मेहनत से ला देते हो। लेकिन ऑप्शनल में क्या होता है, आप बहुत मेहनत करते हो तो 200 लाते हो, आपको एक्सेप्शनल लिखना पड़ता है तो आप 270 260 तक जाते हो। तो 60 नंबर का गैप बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए ऑप्शनल सेलेक्ट करने के साथ साथ ऑप्शनल की तैयारी में भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा भाई, सेकंड नंबर जो ऑप्शनल है उसको बहुत सीरियसली लेके कंप्लीट करना है। ठीक। सर जब प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो अब कुछ जैसे प्रीलिम्स की अलग से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और मेंस की अलग, तो ये इंटीग्रेटेड किस तरीके से इन दोनों को गट्ठा लेके एक साइमल्टेनियसली हम दोनों को गट्ठे तरीके से कर सके, मतलब मेंस देखिए एज वेल एज प्रीलिम्स में। बिल्कुल देखिए क्या होता है, अगर मैं एक नॉर्मल, जैसे मैं बच्चा हूँ, मेरे दिमाग में यही रहता है कि यार पहले मैं प्रीलिम्स कर लेता हूँ, प्रीलिम्स निकाल लूंगा, फिर मेंस निकालूंगा, 3 महीने का समय रहेगा। और वो ऐसा हो नहीं पाता है। गलती से अगर प्रीलिम्स निकल गया ना, 3 महीने में इतना समय नहीं रहता है कि आप मेंस निकाल पाओगे, है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक बहुत है, मुश्किल। आपने एक बार कहा भी था कि प्रीलिम्स निकल गया तो आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, ये कठिन, लेकिन आप मेंस निकलेगा तब जाके बन सकते हैं, ये आपने कहा भी था। बिल्कुल मैं वीडियो देखता रहता हूँ बिल्कुल आपने, बिल्कुल तो काफी एनालिसिस ये किया, समझ रहे बिल्कुल। हैं। अब यहाँ पर ये बात ठीक है। समझनी है कि जैसे अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने भाई कहा कि जब आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको बाइफरकेट करने की जरूरत है। अगर आप एक बार सिलेबस देखिए, चलिए आप भाई एक बार सिलेबस उठाइए,
सिलेबस उठाएंगे तो आप देखेंगे जीएस जीएस का 1 2 3 प्रीलिम्स में एकदम सेम है, प्रीलिम्स में सारा है, बिल्कुल। केवल एक यस जीएस यस। 4 है, एक जीएस 4 है जो ओके। प्रीलिम्स में नहीं है, दूसरा बिल्कुल। आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स में नहीं है। यही दो चीजें हैं, जीएस पेपर दो 4 चीज नहीं। और ऑप्शनल, Yes, यही आपको प्रीलिम्स में नहीं है। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये मत फोकस करिए कि नहीं मैं ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, ये मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप रीड करिए एनसीईआरटी। अच्छा, अंतर क्या होती है प्रीलिम्स और मेंस में? केवल अप्रोच की। प्रीलिम्स में आपके सामने 4 ऑप्शंस रहते हैं, उन ऑप्शंस में से आपको पहचानना होता है कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ठीक है। मेंस में क्या होता है? मेंस में आपको सोच के लिखना होता है। यार अगर अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर क्वेश्चन आ रहा है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो यार हमें अब सोचना है कि यार कौन कौन से रोल होंगे, डेमोक्रेसी के पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, गुड गवर्नेंस के पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो अंतर होती है केवल प्रैक्टिस। तो आप कंटेंट सेम पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे आप जैसे मान लीजिए आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी, सपोज जब आपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आपने कोई अंतर नहीं करना है, कोई अलगाव नहीं करना है कि भाई प्री अलग है मेंस अलग है। आप एनसीईआरटी को केवल इंजॉयमेंट के तौर पे रीडिंग करते हैं, केवल पढ़ते हैं, मजे लेते हैं कि चीजों को समझते हैं कि यार यार अपने इंडिया में ये चीजें हैं, अपने इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, अपने इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है, ठीक, आप पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं इंडिया का। फिर जब आप बेसिक किताबों पे आते हैं, तो जब सेकंड स्टेप है बेसिक किताबें, और बेसिक किताब मैंने आपको बताई जैसे लक्ष्मीकांत, जैसे नीति सिंघानिया, वो जब बेसिक किताबें हैं तब आप क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्व करते हैं। आप प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व करते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स बनाते हैं, हो गई आपकी प्रीलिम्स की तैयारी। और डेली आप 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वही हो गई आपकी मेंस की तैयारी। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच साथ में चलती है कि प्रीलिम्स टेस्ट पढ़ा सेम, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं हम, प्रीलिम्स में सब कर क्या रहे हैं, 2 क्वेश्चन मेंस के सॉल्व कर लिए तो मेंस की तैयारी हो गई, और 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के क्विज सॉल्व कर लिए तो प्री की तैयारी हो गई। बस यही अंतर है प्रीलिम्स में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है सर, जैसे मैक्सिमम जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं तो उनकी तो बेचारों की कोई सुनता ही नहीं, मतलब सीसैट इतना हावी रहता है कि क्वांट के क्वेश्चन समझ ही नहीं आते। हालांकि मेरे दोस्त मैथमेटिक्स के आते हैं, वो कभी कभी मतलब ऐसा लगता है यार ये, हालांकि मतलब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि यार हम अपना एक कैरियर बनाएंगे बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बट कभी कभी सीसेट इतना हर्डल्स आ जाता है कि उसके क्वेश्चंस क्वांट के समझ नहीं आते, और जब कंप्रहेंशन तो इतना होता नहीं कि उसमें 100% हम उसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं। इम्पॉसिबल है, और पांच एग्जैक्टली। तीन चार क्वेश्चन, 5-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि अजम्पशंस में कभी कभी ऐसा हो जाता है या करेक्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे तो वो नहीं निकल सकते। तो किस तरीके से जब सीसेट मतलब कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा है तो उसको सीसेट की हडल्स ना हो तो वो तो जीएस में तो मे भी वो अच्छा एक्सेल कर सकता है, मतलब जितना एक मार्क्स चाहिए कट ऑफ हो वहां तो कर सकता है, लेकिन सीसेट की वजह से वो रह रहा तो वो भी किस तरीके से यार कोई परेशानी आती है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड को उनको, तो इस तरीके से उनको मैथ मैं वगैरह सीख रहा हूँ तो ये अप्रोच होती देखिए यहाँ पे मैं जो सजेशन दूंगा वही होता है, हम क्या करते हैं ना जनरली सीसैट को छोड़ के रखते हैं। हमें पता है, देखिए एक चीज है, मुझे पता है यार सामने सांप है, ठीक है, मैं इस रास्ते जाऊंगा तो सांप पक्का काटेगा, ठीक है, है। बिल्कुल। और मैं रास्ते पे हूँ, सांप के रास्ते पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो सांप है और आगे जाऊंगा तो काटेगा, 100% श्योर है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, चलते रहता हूँ अपने मगन हो गया, अरे ठीक है काट लेगा, देखेंगे यार, ठीक है चले दो। जब एकदम बगल में पहुंच जाता हूँ तब लगता है यार काट लेगा ये तो सोचता हूँ चप्पल उठा लूं या डंडा उठा लूं। अब सोचता हूँ कि बगल में जो भी है, पत्थर है तो पत्थर उठा के मार दूं उसको, मर जाए सांप। और फिर क्या होता है, बिल्कुल सांप काट लेता है। तो सीसेट वही है, सीसेट क्या है, हम ना जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं यार जीएस पढ़ेंगे, हम तो बहुत बड़े वाले तोप है, हम जीएस में टॉप कर जाएंगे, सीसेट तो हम कर ही लेंगे। होना ये चाहिए जिससे आपको पता है कि आपकी कमजोरी है सीसेट, आपको पता है कि यार आपको मैथमेटिक्स वीक है, आपको पता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप एक्सेल सारे क्वेश्चन नहीं सही कर सकते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी ये लिमिटेशन है। तो कायदा ये होना चाहिए कि सीसेट को स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए। अब जो पैटर्न आया है, जो इस बार का आप देखेंगे पैटर्न, उसमें क्या है, उसमें आप देखेंगे जीएस में अगर आपके स्कोर थोड़े कम भी है ना, आपका काम चल जाएगा, लेकिन सीसेट में 67 लाना है। अब क्या लाना है, कैसे लाना है, उसमें लाना ही है कि ठीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ होता है, नो डाउट, एरर्स भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन कोशिश करनी है मैक्स टू मैक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने की। क्यों, पूरे साल तो हम प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही करते हैं भाई, एनसीईआरटी हमने पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ के हम यही तो समझते हैं यार एनसीईआरटी में दिया क्या है, यही तो समझते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो प्रैक्टिस करनी है पूरे साल। दूसरा ये, उन सेक्शंस को उठाने हैं मैथमेटिक्स, क्वांट और जो रीजनिंग है जो आपको आसान लगे, तो दूसरी अप्रोच ये, उसकी भी साल में प्रैक्टिस करनी है, उसके कुछ नोट्स बना के उसको रख लेना है।
और तीसरी अप्रोच ये जो बहुत जरूरी है, किसी क्वेश्चन पे एक लिमिटेड समय से ज्यादा नहीं फंसना है। आप अगर एक क्वेश्चन पे 15 मिनट आपने दे दिया, मैथमेटिक्स क्वेश्चन में इज्जत पे ले लिया आपने, ठीक है, और आपने उसको दे लिया कि यार ये कैसे नहीं सॉल्व होगा, मैंने पूरे साल पढ़ाई की है, ये क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा, है ना, तो आपका सीसेट डूबेगा। आपको ये, क्योंकि ये एप्टीट्यूड का एग्जाम है सर, इस बात को समझना पड़ेगा। ये आपको फंसाने के लिए यूपीएससी का गेम है, उनके गेम में फंसना नहीं भाई। ठीक है नहीं हो रहा, आगे बढ़ो यार, नहीं होगा फिर दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ये वाली अप्रोच, ये तीनों अप्रोच का जब मिक्सअप करेंगे तो सीसेट आराम से निकलेगा। हाँ, पूरे साल ध्यान देना है सीसेट को, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है सीसेट को। बिल्कुल। चलिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड पेपर दोनों होते हैं, मतलब मेंस के जीएस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। अब जो फोर्थ पेपर है तो वो तो एक इथिकल एप्टीट्यूड होता है, उसको तो मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं कि अलग अलग लोगों का एक तरीका होता है, कोई कोई पुरानी चीजों को देख के या पुराने पेपर्स को देख के। तो आप हमेशा एक चीज कहते हैं कि कभी भी टेस्ट सीरीज को देखने से पहले आप पुराने पेपर्स को देखना चाहिए कि पुराने, अगर जब मैंने आपसे कभी पूछा या जब भी मैंने, तो आप बोलते थे यही सर, पहले पुराने पेपर आपने पढ़ के देखे हैं। तो ये लोग ये है कि अगर हम पुराने पेपर्स को देखेंगे उस तरीके से हमने कैसे पढ़ाई की है, तो उसको किस तरीके से हम एक इंटरलिंक करके हम उनका मतलब एक सही तरीके से एक बेनिफिट या हम सही तरीके से देख सकते हैं कि हम इस तरीके से, और ये हाँ ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए असल में क्या होता है ना, अगर मैं एक बात बताता हूँ, 13 में जब पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का, तो 13 में पैटर्न चेंज हो गया, एथिक्स का पेपर आया, ठीक है। अभी कितने साल हो गए एथिक्स के पेपर को? 10 साल हो गए, ठीक है। 10 साल में हर साल 20 क्वेश्चन, हर साल 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन मान लीजिए, यानी 190 क्वेश्चन यूपीएससी ने एथिक्स के पूछ लिए, ठीक है। 190 क्वेश्चन यूपीएससी ने एथिक्स से पूछ लिए। अब आप अगर सिलेबस के पॉइंट्स देखिए, तो सिलेबस के पॉइंट्स गिनती के 7 हैं, मतलब 7 मेजर पॉइंट्स हैं जीएस पेपर 4 में, 7 मेजर पॉइंट्स हैं, और सबके अंदर 10-10 पॉइंट मैक्सिमम है, तो 70 पॉइंट सिलेबस के मैक्सिमम है, ठीक है। 70 पॉइंट्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिए 190, यानी सिंपल सी बात है, सारे पॉइंट्स पे एक एक दो प्रश्न यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। अब जब आप सॉल्व पेपर लेके आते हैं, जो आप कह रहे हैं ना इंटरलिंकेज, आप जो सॉल्व पेपर लेके आते हैं तो आपको कंटेंट आइडिया लग जाता है, जो बेसिक कंटेंट है। बेसिक कंटेंट का क्या मतलब है? मान लीजिए मैं पूछूं समानुभूति, मैं आपसे कह रहा हूँ इम्पैथी, मैं आपसे कह रहा हूँ करुणा, मैं आपसे कहता हूँ कंपैशन, तो ये जो बात है ये आपको आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि यार इसकी डिफिनीशन ये है। जैसे आपने मान लिया, सपोज आपने किसी भी कोचिंग की सॉल्व पेपर की ले आई किताब खरीद के, तो आपने जब उसका सोल्यूशन पढ़ा तो वहां पे डेफिनेशन दिया है, समानुभूति का मतलब ये है, करुणा का मतलब ये है, ठीक है, सत्यनिष्ठा का मतलब ये है, ईमानदारी का मतलब ये, आपको वो सारी चीजें लाइन से लाइन पता है। अब आपने करना क्या है? दूसरी चीज है प्रैक्टिस, लिंकेज, जो आप कह रहे हो ना सर इंटर लिंकेज कैसे करेंगे, तो आपने जो जीएस पेपर 1 में पढ़ा है, जो जीएस पेपर 2 में पढ़ा है, जो जीएस पेपर 3 में पढ़ा है, उसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे भिड़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे भिड़ाने की कोशिश करनी है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा रिसेंट में, मान लीजिए आपने पढ़ा करंट अफेयर्स की, आपने न्यूज पढ़ी कि आंध्र प्रदेश की जो आंध्र प्रदेश में जनजातीय जो लड़कियां हैं, उनके ऊपर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इंजेक्शन के परीक्षण किए गए, उन लड़कियों को पता ही नहीं चला, ठीक है, उन लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करके ही किया गया। तो इस एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हो, चिकित्सकीय नैतिकता, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं, चिकित्सकीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, जो भी बोलेंगे, मुझे अभी थोड़ा सा चिकित्सा मतलब समझ नहीं आ रहा हिंदी में, मतलब चिकित्सा मतलब जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर जो इलाज करते हैं, अब डायग्नोसिस कुछ करते हैं, डायग्नोसिस कैसे, उसको हम डायग्नोसिस कह सकते हैं, या तो मतलब जैसे डॉक्टर किसी चीज का बीमारी का इलाज करेंगे ना, उसको ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट कहते हैं ना, ट्रीटमेंट एथिक्स नहीं, वो कुछ कीवर्ड है, मुझे भूल लेना, मैं आपको बाद में बता दूंगा सर्च करके। ठीक, वो वाली एथिक्स वाले में एग्जांपल डालना है उसको। सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने पेपर 3 में पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, अब उसको यूज करना है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम है सोशल इंजस्टिस का, कि यार जैसे मेरे पास पैसे हैं तो मैंने एआई बेस्ड मैंने क्या कि कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, और वो कंप्यूटर सिस्टम मुझे रोज समझा रहा है चीजों को, मुझे रोज बता रहा है, ठीक है, कि देखो तुम ऐसा करो वैसा करो, और वो जो सिस्टम है जिसके पास नहीं है, तो वो बच्चा तो कमजोर था, वो बच्चा कमजोर रह गया, और मैंने एआई का यूज करके मैं आगे बढ़ गया।
तो जो मेरे और उस बच्चे के बीच में गैप था वो गैप बढ़ गया समय के साथ। तो इसको बिल्कुल। मैं पेपर 4 में एज ए एग्जाम्पल यूज करता हूँ। और ये चीजें कब आती है, जब मैं पेपर 1 2 3 सही से पढ़ लिया रहता हूँ तब। तो यस इंटरलिंकेज यस तब होती है। और इंटरलिंकेज पता कैसे चलती है कि हमें ये करना है, वो पता चलती है सर टॉपर्स कॉपी से। टॉपर्स कॉपी यस। देखिए, हाँ। आपको पता चलता है कि यार उन्होंने कैसे इंटरलिंकेज किया। तो उन्होंने जो बिल्कुल इंटर किया वो आपको बस यूज करना है, काम खत्म। सर। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। सर दूसरा ये मतलब सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है कि कोचिंग का एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है। तो मतलब यहाँ से हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा, वहाँ जो मतलब जो कुछ मतलब मक्का ऑफ द यूपीएससी कहते हैं जिनको, वहीं जाना पड़ेगा, वहीं प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्या मतलब कोचिंग या इतनी जरूरी है इस एग्जामिनेशंस के, या कोचिंग के बिना एक मेंटर्स की जरूरत होती है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के एग्जैक्टली मैं यही बात बोलने आया था, आपने वो बात बोल दी। ज्यादा जरूरी है मेंटर। देखिए कोचिंग कौन लिए? करता है, यस। मैं आपसे इस बात पे खुल के डिस्कशन करता हूँ। पहली बात तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में एक जामिया मिलिया का शायद एग्जाम भी है कुछ दिनों में। वहां यस पे यस। हाँ। उसको चेक करिएगा। और मैं आपसे ये सजेशन को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसके बारे में जागरूकता बनाइए, अवेयरनेस फैलाइए। ये एग्जाम हो रहा बिल्कुल। है, रेजिडेंशियल कोचिंग वहां पे चलती है। ठीक है। जी जी जी। जो टैलेंट है, टैलेंट को क्या करती है गवर्नमेंट, उसको स्पेस दे रही है कि भाई ठीक है, मंच दे रही है, यस। फोरम दे रही है कि वहां पे यूज करो। तो वो तो बात अलग है। तो थोड़ा कोचिंग का रोल बता दो। देखिए रोल ऑफ कोचिंग क्या है। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एकदम गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में, और गधा हूँ। और सर आप ऐसे नहीं, आप नहीं ऐसे नहीं मैं सर, आप आप एक जनरल इंसान की बात कर सकते हैं सर। मैं मान के चलो कि अभी मैं एकदम जीरो से तैयारी कर रहा हूँ। और मेरी बिल्कुल। बात समझिए, मैं एकदम जीरो से, मैं एक बार अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जीरो से तैयारी कर रहा हूँ और मैं एकदम गधा हूँ। अब मैं मुझे लगा कि यार मुझे यूपी आईएएस बनना है, मैंने देखा पेपर में निकला था आईएएस, अब मुझे आईएएस बनना है। अब मैं गया एनसीईआरटी खरीद के ले आया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या पढ़ना है, मैं एनसीईआरटी खरीद के ले आया, मैंने पढ़ा। मैंने देखा यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा एनसीईआरटी मुझे, क्योंकि बचपन से मैंने कभी क्लास वास में पढ़ाई नहीं की थी। मेरे स्कूल स्कूल सब बिल्कुल। फालतू थे मुझे कुछ। अब वहां पे मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोचिंग समझाएगी कि देखो भाई एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है, समझिए। वहां पे मेरी यस। रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रही एनसीईआरटी, तो यार अब मुझे मजबूरी है कि मुझे समझना तो पड़ेगा। बेसिक तो है मेरा। लेकिन आप सोचिए जो लास्ट रोल है, जब आप सिविल सर्वेंट बनने चाहते हो, तो आप डिसीजन मेकिंग कोचिंग वालों से पूछ के नहीं करते हो। अंततः आपको सेल्फ रिलायंट ही होना पड़ेगा। आंसर राइटिंग आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, अपनी इंप्रूवमेंट आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। हाँ, एज अ स्टार्टिंग आपने पूछ ले लिया कोचिंग से, कोचिंग ज्वाइन कर ली, वहां पे रेगुलर आपको चीजें समझा दी गई, खत्म कर दी गई। ठीक है, अभी बस समझिएगा। तो कोचिंग का रोल समझ में आया कि आपको एक फिक्स ओरिएंटेशन में कोचिंग ने रखा। लेकिन अब बात क्या आती है, बात ये आती है अब इस कोचिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि आप 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का कोचिंग ज्वाइन करें। इसका मतलब ये भी है कि यार अगर कहीं यूट्यूब पे फ्री में एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है ना, तो मैं वो भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे केवल बेसिक्स क्लियर करने। मेरे पास यही प्रॉब्लम थी कि मैंने बचपन से, अच्छा ये मेरे टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये मेरे सोसाइटी की प्रॉब्लम थी कि मैं एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाया बचपन से। ठीक है। अब जब मुझे लगा कि मुझे आईएएस बनना है, तो मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, तब मुझे यूट्यूब पे फ्री में अगर लेक्चर अवेलेबल है तो मैं उसको देख सकता हूँ। मुझे 2.5 लाख 2 लाख खर्चा करके दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। मुझे मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। मुझे कंटेंट चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। वीडियो क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं क्यों जाऊं दिल्ली। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूं, मैं जब 2018 में आईटी रुड़की से बीटेक कंप्लीट किया, मैं घर आया सीधे, और मैंने कोचिंग मटेरियल्स खूब यूज किए, इसमें नो डाउट। मैंने कोचिंग मटेरियल्स खूब यूज किए। भाई मटेरियल मिल रहा है, मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मिल रही है, लेक्चर्स मिल रहे हैं, यूज करिए। लेकिन मैंने उनके ऊपर रिलाई नहीं किया पूरी तरह से। तो मटेरियल को यूज किया, उसके भरोसे नहीं बैठे। उन मटेरियल्स के साथ टॉपर्स कॉपी इंक्लूड करके अपना कंटेंट बनाया कि यार ये मुझे लिखना है एग्जाम में। मेंस, मैंने कहा ना सबसे जरूरी मेंस है, तो मुझे मेंस पे प्रैक्टिस करनी है, मुझे इस बात पे प्रैक्टिस करनी है, मैंने उस पर फोकस किया, तो जाके काम बना। ठीक है। तो रूरल बैकग्राउंड जो घर पे आप बिल्कुल यार, बस बिल्कुल। एक चीज होनी चाहिए, बस एक चीज अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आपको दिल्ली जाना। अब आपके घर का माहौल एकदम नहीं सही है, घर वाले पढ़ने नहीं देते आपसे। सुबह आप बैठते हो पढ़ने, कहते भाई चल चल ये काम कर। दोपहर में बैठे, जो आपको पढ़ते देखा तो आपके पड़ोसी आ गए, चल भाई ये काम करो, चलो यहाँ घूम के आते हैं। तब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अगर घर में आपको डिस्टरबेंस नहीं है, अगर घर में आपके पढ़ाई का ठीक ठाक माहौल है, आपको घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी आपके एक कॉज के लिए, जो आपका टारगेट है कि यार मुझे सिविल सर्वेंट बनना, उसके सपोर्ट में है, तो नो डाउट कि आपको फिर घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट जो मैं मतलब जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं यही कहूंगा, किसी से बताइए मत कि मैं तैयारी कर रहा हूँ।
झूठ का प्रेशर अपने ऊपर मत क्रिएट करिए, ठीक है। यस, ये बात, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 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 सही। तो जो ये बड़ी स्टूडेंट्स होती है है। ना, अच्छा सर, स्टूडेंट कम्युनिटी है, हाँ बिल्कुल सर, ये जो आपने एक बात बोली कि जैसे हम इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनके घर में बड़ी दिक्कत होती है, मतलब वो अगर कोचिंग लेना भी चाहते हैं तो उन पास इतना वो पूंजी नहीं होती है कि दे आर शिफ्टेड टू दिल्ली एंड परस्यू फॉर द दिस एग्जामिनेशन एज वेल। उनके लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे मैं हूँ, या ऐसे काफी लोग ऐसे जैसे बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं कि भाई कभी हम साथ में पेपर भी करते रहे और साथ साथ हमें फाइनेंशियल एक असिस्टेंट होता है वो भी साथ साथ ना हम पार्ट भी करें। तो पार्ट टाइम के साथ रह के किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, ये थोड़ा मतलब अनटच विषय रहता है जो हम सोचते नहीं है जैसे पूरा एक टाइम दे के प्रिपरेशन करें, लेकिन कुछ लोग फुल टाइम नहीं होता है 24 आवर स्टडी करने के लिए, ऐसे पार्ट टाइम के साथ प्रिपरेशन हो रहा है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, एक चीज ये समझनी पड़ेगी, हमारे पास भगवान ने टाइम और स्पेस लिमिटेड दिया है, स्पेस भी लिमिटेड है। भारत की जो सीमा है उस सीमा को क्रॉस करके हम नहीं जा सकते। एक बार को चले गए तो जेल में चले जाएंगे, और चलिए जेल में नहीं गए मान लीजिए, तो वर्ल्ड की सीमा क्रॉस करके अंतरिक्ष में नहीं घुस जाएंगे, ठीक है। टाइम, और टाइम भी लिमिटेड है। टाइम का ये लिमिटेड है कि हमारी जिंदगी यार 100 साल की ही है, बहुत उड़ के, मतलब 100 साल से पहले ही बिल्कुल। मरना है, सिंपल सी बात है, ये तो सच्चाई है। अब भाई मान लो मेरे पास एक यस। रिसोर्स है सारा, मैं बहुत बढ़िया रिसोर्सफुल व्यक्ति हूँ, तो मैं तैयारी 1 साल में कर लूंगा। आपके पास रिसोर्स कम है तो आप अपना टारगेट 2 साल का रखिए, 2.5 साल का रखिए, यस। हड़बड़ी मत कीजिए। उतावलापन, मैंने यस। वही पहले कहा कि आप उतावलापन मत रखिए कि नहीं, आपको पता ही है कि आपके पास लिमिटेशन है, आपको पता है कि यार आपको घर पे 6 घंटे की जॉब करनी पड़ेगी, घर पे खाना नहीं बनेगा, बिल्कुल चूल्हा बिल्कुल चूल्हा जलाना, खाना खाना पहली जरूरत है मेरी। तो उस समय मैं बिल्कुल। सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं सोच सकता भाई, मेरी वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब मेरा पेट भरा होगा तब मेरा पढ़ाई में मन लगेगा। आ रही है। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है, आप लोग के पास पता है, मैं एक बात बता रहा हूँ और मैं सबसे ही बात बोलूंगा, आप बस यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा हथियार है। इस सोशल मीडिया को यूज करना सीखिए। आपका हम्बल बैकग्राउंड है ना, आप उस हम्बल बैकग्राउंड की ब्लॉगिंग करिए, आप उस हम्बल बैकग्राउंड को सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, अपनी बातें लोगों से बताइए। आजकल का जमाना ऐसा है कि प्रॉपर आपको हेल्प मिलती है, प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलता है। और मैंने आप समझिएगा, हम लोग तो खुद ही बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे चलते हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। अभी देखिए जैसे यूपीएससी हिंदी है, हम लोग की कोर्सेज की फीस 2.5 लाख नहीं है भाई, 2,000 1,500 बहुत फीस है। कम, बहुत कम। उसमें भी बाद में आएंगे मैं सर, वही इस कह रहा इस पे अलग बात करेंगे, इसके अलग बात करेंगे, हूँ। जो हाँ आपकी कोचिंग है ना इसके अलग बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं सॉरी मैं कोचिंग का एकदम प्रमोशन, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम हेल्प भी कर देते हैं। अपना एग्जांपल दिया, बिल्कुल मैं बिल्कुल कोचिंग के प्रमोशन के लिए मैं हूं नहीं, और सॉरी, मैंने बस ये कहा कि बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं जो हेल्प करती हैं। आप अगर हिंदी मीडियम से हो, मान लो हिंदी मीडियम से हो, यस। तो दृष्टि आईएएस वो चलाती है, स्मिता प्रोग्राम, उस पर आप हेल्प ले सकते हो। मैंने कहा अभी जामिया मिलिया इस्लामिया चलाता है, ये बताया मैंने। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आपको एक यस। हापुड़ है, ये यूपी में एक हापुड़ है, आई गवर्नमेंट आईएएस पीसीएस हापुड़, ठीक है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, ये फ्री में रहने खाने सबकी व्यवस्था करते हैं, आप वहां कर सकते हैं। तो बात ये कि आप कितना अपने आप को, मतलब समझ रहे ना, कितना अपने आप को आप वो क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट जोन, हाँ, कंफर्ट जोन से कितना बाहर निकालना यस चाहते यस हैं, यस। वो बहुत मैटर करता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, एक नेक्स्ट ये बात करेंगे, जैसे तो आपने यूपीएससी हिंदी स्टार्ट किया था, और यूपीएससी हिंदी की जब आपने बहुत स्टार्टिंग से मतलब कोई इतना था नहीं कि मतलब इतनी कम फी में पढ़ाना, पूरा डिटेल में पढ़ाना, एनालिसिस कराना, इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह कराना, पूरे तरीके से आप सिलेबस लाइन टू लाइन, फिर आपने मेन से बैच स्टार्ट किए थे। तो अदरवाइज ऐसे फॉर एग्जाम्पल कोई जम्मू एंड कश्मीर का कोई स्टूडेंट है, तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहे, मतलब किस तरीके के साथ, तो उसको आप मतलब किस तरीके से आप थोड़ा से आप फी पहले तो आप, अगर बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हो, मे बी ही और शी कमिंग फ्रॉम द आर्फन बैकग्राउंड, तो बहुत गरीब है, तो उसको आप क्या सहायता दे सकते हो सर? आप जम्मू कश्मीर के लोगों से ले आइए, ठीक है, मैं मतलब जो मेरे से हो पड़ेगा मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब जो मैं सीधे से बोल रहा हूँ, मेरी मतलब वही कह रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मैं फ्री में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर के हों, रेजिडेंट हों खास तौर पे, ठीक है, मैंने वही कहा, मैंने आपसे यही कहा, बस हाँ एक चीज है, डिजर्विंग हो, ये भी जिम्मेदारी समझिएगा।
इससे क्या होता है, हम लोग भी बिल्कुल। देखिए एक अभी अभी हमने भी कुछ स्टार्ट किया है, इसमें सपोर्ट भी चाहिए, तो हमने फीस बहुत जेन्युइन रखी है। लेकिन हाँ, अगर इतना बैकग्राउंड खराब है कि यार उसके पास पैसे नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, तो मैं फ्री में भी करवा दूंगा, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, ऐप के थ्रू और मोबाइल ऐप के थ्रू प्रॉपर कर, कुछ कनेक्शन कर गया, हाँ, मोबाइल ऐप के थ्रू करवाएंगे। और आप 10-20, मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ कि 10 एडमिशन आप करवा देना, बता देना कि ठीक है मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, बस ये है जम्मू कश्मीर का मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर से, मैं इसमें कोई वो नहीं, तो सर्टिफिकेट दिलाइए आप, आपको 10 एडमिशन 10-15 एडमिशन मैं फ्री में करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपसे, सुनिए मेरी प्लानिंग सुनिए, एक साल 10-15 फ्री में कर देंगे, अगले साल बढ़ा के 20-25 कर देंगे, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी, हो सकता है कई ऐसा समय आए कि पूरे जम्मू कश्मीर को फ्री में पढ़ा रहे हैं, पूरा एजुकेशन रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल, अच्छे काम के लिए थोड़ा समय लगता है। देखिए जरूर मैं जरूर ये जरूर। नहीं कर सकता, समझिएगा, मैं ये नहीं कर सकता, एक दिन में रिवॉल्यूशन नहीं ला सकता मैं अकेले, नहीं नहीं सर, यस। समय लगता है, बोलते हैं ना धीरे वो, धीरे धीरे। यस, वो रेवोल्यूशन जब बिल्कुल हम हिस्ट्री पढ़ी थी, बोलते हैं ना कि रेवोल्यूशन एक टाइम लगता है, और मे बी रेवोल्यूशन को टाइम लगता है, फिर जाके बिल्कुल। रेवोल्यूशन एक तो मैंने वही क्रांतिकारी कहा कि चीज आप बनती 10 है। बिल्कुल। करा दो, अगले साल 20 करा दो, समय के साथ साथ जैसे हमारी ग्रोथ हो रहा है मैं फ्री में कर दूंगा यार, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। सर हम एक प्रॉपर चैनल की तरीके से करेंगे ना, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, मतलब उसको, मतलब जो जेन्युइन लगेगा, तो उसको हम करेंगे कि इस तरीके से बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल जैसे जो बिल्कुल बहुत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हो, तो उसको मुझे लगता है अब ये मतलब इसका ये भी है कि इसको मतलब 3 टाइम का बड़ा मुश्किल से चल रहा है, तो मे भी हम उसको जो पूरा एक चैनल के तरीके से, ताकि उसको बेनिफिशियल हो सके। यस, हाँ, और वो उसका और जम्मू बेनिफिट ले कश्मीर में सके। ही, केवल केवल जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि इंडिया के हर जी। कोने से नहीं, फिर हमारा क्या होगा, देखिए हमारी फिर लिमिटेशंस आ जाएंगी, ठीक। यस यस, नहीं वो तो सही बात है, बिल्कुल इतना मतलब वो होने चाहिए। अच्छा सर, नेक्स्ट बात एक हमने रह गई थी कि जैसे हम प्रिपरेशंस करते हैं और प्रीलिम्स की एंड इंटीग्रिटी हम करते हैं मेंस की, तो हमारा जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो लास्ट का पिलर होता है इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जब ये एक इतना आपका देखो सर, पहला अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट और कितना अच्छे आपके मार्क्स भी थे, और बट सर एक इंटरव्यू की वजह से, एक पर्सनालिटी की वजह से वो आप रह रहे थे। तो अभी हम किस तरीके से स्टार्टिंग से एक ऐसी पर्सनालिटी को नरिश कर सकें, मतलब इस तरीके से develop कर सकें कि पढ़ाई के साथ साथ हम मतलब किस तरीके से इन सब चीजों का भी साथ लगता है कि हमें वो दिक्कत ना आए, हमें कम्युनिकेशन स्किल में या कम्युनिकेशन को मतलब लिसनिंग में, या जब उनसे बात करें तो हेजिटेशन या डर ना लगे, ये बात होती है। जैसे आप कर रहे हो वही करना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ना, जब आप बोलोगे, कैमरे के सामने देख के आपकी हालत नहीं खराब हो, आपको ये नहीं लगे यार आप किससे बात कर रहे हो, यार मैं बोल ही नहीं निकल रही मेरी। और ये पर्सनैलिटी क्या होती है ना, समय के साथ डेवलप होती है। और दूसरी बड़ी बात, जो मेरे नंबर कम आ यस रहे थे ना इंटरव्यू में, सबसे बड़ा कारण था कि मैं चोरी कर रहा था, जी। मैं ईमानदारी से आंसर देने से बच रहा था। और वहां पे एक्सपर्ट लोग होते हैं भाई, वो एक्सपर्ट लोग आपकी चोरी पकड़ते हैं। तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आप बात, जब आप सोचिए ना, आप कोई बात पूरी ईमानदारी से बोले, उसके अंदर एक कन्विक्शन होती है, वो आप भरोसे के साथ एक बात बोलते हैं कि यार ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सच ही बोल रहा हूँ, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और जब मैं चोरी कर रहा हूँ ना, तो मेरा चेहरा ही लटक जाता है, चेहरे पे अलग सा डर रहेगा मेरे चेहरे पे। तो आपको जो बात बोलनी है पूरे कन्विक्शन से बोलनी है, पहली बात। और मैं तो यही कहूंगा, मैं सारे युवाओं को यही संदेश दूंगा, आप यार कुछ वीडियोस बनाओ, मत चले आपके वीडियो, आप वीडियो को ये मत बनाओ कि आपको पैसे कमाने हैं, आप इस वजह से वीडियोस बनाओ कि आप अपनी यस पर्सनैलिटी चेक करो वीडियो बना के, कि यार मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं आप बोल ही नहीं पा रहे, मैं आपसे कहूँ यार शैब भाई बताओ यार जम्मू कश्मीर में क्या चला, अगर क्या चल रहा है, अरे समझ में नहीं है सर, क्या पूछ दिया आपने, क्या चल रहा है, एक समझ रहे हैं, बोलने आना चाहिए, और बोलने आएगा, ईमानदारी के साथ बोलेंगे, वही इंटरव्यू में आपको नंबर अच्छे दिलाएंगे। सर, एक बात आपने अभी रिसेंटली बोली थी कि जो पैनल बैठा होता है, उस पैनल में जब मेल जो है कैंडिडेट, जब मेल सर होते हैं, और क्या वो कम मार्क्स देते हैं, लेकिन वो हमें कम मार्क्स देते हैं इसलिए कि हम उनको शायद डर जाते हैं क्या, लेकिन मैम होते हैं वो लोग चिल्ड करा देते हैं, चलो हम इजिली तरीके से उनको जवाब दे सकते हैं। तो फिर जब एक पहला क्वेश्चन में हंस के जवाब दे दिया, तो अदर के क्वेश्चन हम इजिली लेके ले लेंगे कि चलो अब तो कहानी स्टार्ट हो गई, अच्छे तरीके से करेंगे। मैं मस्ती कर रहा था, जानबूझ के जी जी मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मेल्स में 225-25 स्कोर दिए हैं यस, और मेल बिल्कुल कैंडिडेट्स को दिए, ठीक है। होता ही है कि मैं देखिए, सबको अपनी असफलताएं छुपानी होती है, रियलिटी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो यस मेरे पास भी एक बहाना है, ये बहाने से जब बाहर आएंगे ना, मैं वही बात लोगों को समझाता हूँ। लोग पता है इस बात को पकड़ते हैं, लोग, जैसे क्या होता है, मैं आपसे कई बात कर रहा हूँ तो कई बात मैंने मेरे
चेहरे के हाव भाव देखे, कई बार मैं ऐसे बातें करता हूँ जिससे थोड़ा मजाक लगे, नहीं कि वो सीरियस नहीं यार, मैं मस्ती में मैंने ऐसे मजे में बोल दिया, अरे मेल वाले यार नंबर नहीं देते यार। वो पता है क्या है, वो बिल्कुल यही है कि मैं डिजर्विंग नहीं था। अब देखिए मैं खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मेल सर थे उन्होंने जब उनसे पूछा संविधान का आमुख बताओ, तो मैं नहीं बता पाया यार, और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया। और जब कॉन्फिडेंस डाउन हो तो नंबर क्यों दे मुझे, भाई मेरे से जब अच्छे लोग हैं उनको नंबर ज्यादा मिलना चाहिए। मैंने ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे घर में वो शादी करने वाले हैं या मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वो मुझे क्यों नंबर दें एक्स्ट्रा, ये बात समझिएगा। तो आपके अंदर अगर करेज है, आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर अगर कन्विक्शन है और आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हो, आपको बोलने आता है, तो आपके नंबर चाहे मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जनरल परसेप्शन ही होता है, जो साइकोलॉजी की बात करते हैं, समानता फीमेल मेल मेंबर से थोड़ा इजी रहती है, मेल फीमेल मेंबर से थोड़ा इजी रहते हैं। ये जनरल साइकोलॉजी की बात है, इसमें कोई हार्ड साइंस रूल नहीं है। हाँ लेकिन जो मैंने श्योर बात बोली वो भी सही है। श्योर ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सर। सेकंडली इस एग्जामिनेशन करते हैं तो एक मेंटल हमारा जो प्रेशर बड़ा होता है, तो हमें काफी मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी तो इस एग्जामिनेशन एक शिकार तो होते ही है। तो किस तरीके से अपने माइंड को या एक सही तरीके से कूल करके काम रख के हम इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि ये तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान टूट जाता है। एक इस जर्नी में वही समझ सकता है जो अकेला होता है, जो चल रहा होता है। तो मे भी मतलब जो हमारे जो इस देखने वाले लोग होते हैं, जो मतलब इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी की कर रहे हैं चाहे वो यूपीएससी कर रहे हैं, तो अल्टरनेट एक सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब वो करते हैं तो एक मेंटल का शिकार तो होते हैं सर। जो हम काफी लोग इस पे डिस्कस नहीं करते हैं कभी, मतलब ऐसा ऐसा होता है कि 2-3 दिन के बजाय एक महीना भी इस चीज में निकल जाता है कि यार पढ़ रहे तो है लेकिन समझ कुछ आ रहा है, तो मतलब माइंड में प्रेशर बन चुका बहुत बुरा, बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है। इसीलिए मैंने है। आपको हाँ बहुत जरूरी इसमें सजेशन, मैं कुछ सजेशन दूंगा। पहला सजेशन सबसे बड़ा ये है कि जी हल्ला मत करो कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देखो आप एक बात समझो, आपको मेंटल बिल्कुल प्रेशर आता है, पहले उसके कारण सोचो एक बार। मेंटल प्रेशर इस वजह से नहीं आता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो और एग्जाम टफ है, नहीं, इस बात का कोई मेंटल प्रेशर होता नहीं है यार। मेंटल प्रेशर इस बात का आता है कि आपके आस पड़ोस में हल्ला मच चुका है और आपके प्रति बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों को। लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि यार ये बन जाएगा, यस यार यस ये आईएएस बन जाएगा। लोग आपसे चिढ़ते हैं, कुछ कुछ आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन है आपके प्रति कि यार ये आईएएस बनेगा, इसे आईएएस बनना है। वो एक्सपेक्टेशन का जो वेट है आपके सिर पे, वो आपको परेशान करता है, वो आपको डिप्रेस करता है। बिल्कुल तो पहली बात ये कि यस हल्ला मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि कम से कम लोग को पता हो कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम लोग को पता हो। इसमें कोई ढोल पीटने की यस बात नहीं है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। जब आईएएस बन जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, अपने आप सारी जगह ढोल पिट जाएगा कि यार तैयारी कर रहा था, इसने देखो आग लगा दी इसने। अब दूसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई को इंजॉयमेंट की तरह से लीजिए। इंजॉयमेंट का मतलब ये, आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे आप अदर काम करो, और अदर काम में कुछ इंजॉयमेंट को भी दो। कुछ नेचर के साथ थोड़ा बैठना, थोड़ा योग मेडिटेशन करना, थोड़ा एक्सरसाइज अगर हो पाए तो करना, ठीक है, थोड़ा पशु पक्षियों के साथ थोड़ा समय 10-15 मिनट 20 मिनट ही, है ना, और 10-5 मिनट अपने आप से बातें करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, 10-5 मिनट अपने आप से बातें करना, जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन, जो कि इस प्रिपरेशन में डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत जरूरी, वो आपके अंदर आता है। ठीक है, इसमें जो तीसरी बात है, आप ये मत सोचो कि आपको 1 साल बाद एग्जाम देना है, 2 साल बाद एग्जाम देना है। जब ये सोचो, जैसे मैंने ये सोच लिया कि यार अब मुझे एग्जाम देना अगले साल जून में, अब मैं क्या करूंगा, आज की पढ़ाई मेरी बर्बाद, मैं 10-15 दिन पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, मुझे एग्जाम तो 1 साल बाद देना है, मैं पढ़ लूंगा यार आखिरी में। ये बस समझिएगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो हम प्रेशराइज होते जाते हैं, हमारे ऊपर दबाव और बढ़ने लगता है, यार मैं इतना पढ़ना, अभी मेरा इतना रह गया है, मेरा ये चीज तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, इस बात का प्रेशर आता है। वो प्रेशर से निपटने का ये तरीका है, पूरे साल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और डिसाइड कीजिए कि इस हफ्ते आपको ये वाला टुकड़ा कंप्लीट करना है। पहले से प्रॉपर प्लानिंग हो, कहा जाता है इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए ना, तो आप इस बात के लिए प्लानिंग कर रहे हो कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग करिए, हर वीक में, हर डे में, हर घंटे में, कि मुझे ये काम अचीव करना है, बजाय कि मुझे 1 साल बाद एग्जाम देना है। तो आपका ये बिल्कुल काम आसान हो जाता है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन नहीं है। और लास्ट 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 बात, इसी में लास्ट बात ये डिप्रेशन में, एंड आपका सिविल सर्विसेज नहीं होना चाहिए, लाइफ का एंड होना चाहिए आपकी सेल्फ, आप खुद, लाइफ का एंड होना चाहिए, ना कि सिविल सर्विसेज।
आपका अगर गोल ये है ना कि आप अपने समाज की सेवा करना चाहते हो, जैसे मान लो आप हो, आपको ये टारगेट है कि आपको जम्मू कश्मीर की सेवा करनी है, सपोज आपका यही टारगेट है, मान लो कि आपकी जो कम्युनिटी आपको वहां पे सेवा करनी है, इसके लिए सिविल सर्विस एज अ मीन है, एक रास्ता है कि आप सिविल सर्वेंट बन के आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हुए, आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता है, आपने बहुत आसानी से वहां पे सोशल जो इश्यूज है वो सॉल्व कर दिए। लेकिन इसका और भी बहुत सारे रास्ते हैं, अगर इन केस आप सिविल सर्वेंट नहीं बनते तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप वो चीजें अचीव कर सकते हो। तो सिविल सर्विसेज केवल एक मीन है, उसको एंड मान के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस ये मेरी बात थी। बताइए। ठीक सर, एक क्वेश्चन है कि जब हम इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हैं तो 1-2 साल जब हमारे निकल जाते हैं तो हमने प्लान बी नहीं सोचा होता है, और जो बहुत ही एक ऐसी बैकग्राउंड से आता है कि जिसका तो मतलब लगता है कि 2,000 महीने का किराया रूम का वो भी नहीं, ये तो श्योर बात है। अब प्लान बी किस तरीके से साथ लेकर, प्लान बी ये हो कि जो वो तो एक या तो एक अनदर गवर्नमेंट एग्जाम हो तो वहां भी लाइन में लगना पड़ेगा, मे भी प्रिपेयर फॉर वहां भी फाइट करनी पड़ती है। तो प्लान में ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया आ गया है, तो इस तरीके से हम इसको भी एक ऐसा ले सकते हैं कि जो भी हमें छोटी छोटी ट्रेडिशन चीजें होती हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, पशु वगैरह कैसा चल रहा है, और सोसाइटी में किस तरीके से, तो इस तरीके से हम इसको किस तरीके से प्लान बी को भी लेके इस तरीके से कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि हम उसी में खो जाएं। तो अब वहां भी है कि उसमें चांसेस तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन यह है कि मतलब बोलते हैं ना कि हमें तैयार भी तो रहना चाहिए, लेकिन बुरे वक्त के लिए भी तैयार साथ साथ में रहना चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें ये तरीका है, देखिए जैसे आप जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले प्लान बी के बारे में मत सोचिए, एटलीस्ट 1 साल अपने आपको फुल डिवोट कीजिए कि मैं फुल एफर्ट के साथ तैयारी करूंगा। 1 साल एटलीस्ट एक बार एग्जाम दीजिए फुल एफर्ट के साथ, फिर प्लान बी पे थोड़ा थोड़ा समय। अब देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पे प्लान बी स्टार्ट हो रहा है और अभी आपका प्लान ए एकदम ऊपर पे है कि सिलसिले से ऊपर पे है, समय साथ साथ प्लान बी आपका धीरे धीरे आगे बढ़ने होता है। यानी प्लान बी में आप जो समय देते हो, सपोज आपने सेकंड ईयर से प्लान बी स्टार्ट किया तो पहले आपने दिन में 1 घंटे देने स्टार्ट किए, फिर उस समय के साथ साथ 2 घंटे 2.5 घंटे पे जाता है। और जो आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, क्यों, एक बार आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फिर आप मूर्ख बनाते हो खुद को अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो। 10 साल आप लगातार 12 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकते, ये रियलिटी है। तो आप वहां पे पढ़ाई के घंटे कम करते हो, प्लान बी को बराबर पिलाते हो। अब ये जो प्लान बी है ये कई तरह का हो सकता है। एक जो आपने सोशल मीडिया की बात की, ठीक है, आपके पास, आप तो यार जम्मू कश्मीर जैसे इलाके हो जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वहां पे बहुत पश्मीना साल पता नहीं क्या, हम तो सुन सुन के बड़े हुए हैं भाई कि इतनी सारी चीजें मिलती हैं, ये वो टूरिज्म भयानक है, ठीक है। सर, तो जब आप आपके पास आएंगे तो हम आपको जरूर एक गिफ्ट हमारी तरफ से पश्मीना शाल में रहेगा सर, बिल्कुल, अरे जरूर क्या बात है, वो तो मतलब बिल्कुल, और फिर जल्दी आऊंगा मैं गिफ्ट के लिए, तो सर। पक्का आऊंगा भाग के, ठीक और है। आंटी जी के तो साथ में लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब ठीक। समझिए मेरी बात, तो जो मैं कह रहा हूँ, समय के साथ प्लान बी का समय बढ़ेगा, प्लान ए का समय कम होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप कोई छोटा, पता है कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ये हमें पहली बात समझनी पड़ेगी जो हम समझते हैं। मैं बता रहा हूँ, हमने यूपीएससी हिंदी हम चला रहे थे ना, हमने रेस्टोरेंट खोला था। रेस्टोरेंट का क्या मतलब, स्टॉल, फूड स्टॉल जो होता है, हमने खोला था। मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, तब भी मैंने फूड स्टॉल खोला था, हालांकि वो थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जो कारीगर थे वो भाग गए, अपने पास उतना समय नहीं था। लेकिन हमने वो काम किया। हम सोचते हैं यार, हम अगर चाय की स्टॉल लगाएंगे ना तो हम, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी आधी जिंदगी इस बात पे बर्बाद हो जाती है ना, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे यार, उसमें हम अपनी जिंदगी तबाह करते हैं। हमें दिख रहा है यार, अगर मान लो मैं 2 घंटे, आप समझना सर भाई, बहुत जरूरी बात है, और ये ना मतलब लाइफ को देखने का रियल अप्रोच है। आप बताओ यार, मैं अगर 2 घंटे चाय बेच रहा हूँ, अगर इन केस, और 2 घंटे मैंने 100 चाय सेलिंग कर लिया, 500 चाय मैंने बेच दी, मेरी दुकान थोड़ी हिट हो गई, मैंने 500 चाय 2 घंटे बेच दी, और मेरी इनकम इतनी हो जा रही है कि महीने में मुझे 30,000 40,000 मुझे इनकम हो जा रही है, तो मैं किसी दूसरे के बारे में क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप बताओ, मेरे, मैं एक सेल्फ रिलायंट हो गया, मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, और केवल यही नहीं, ये तब है जब आपके पास कोई स्किल नहीं है। बेटर ये होगा आप थोड़े स्किल्स पे काम कर लो। जब आप स्टार्ट करो ना प्रिपरेशन, 1 साल तो आपने प्रिपरेशन कर ली, अगले साल आप क्या करो, थोड़ा नई नई जो स्किल्स हैं, जैसे डेटा साइंस, जैसे थोड़ा सॉफ्टवेयर, बेसिक चीजें जो यूट्यूब पे मिल जाती हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होते हैं, वहां से सीख लो, वहां से चीजों को देख लो, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कैसे ऐप डेवलपमेंट करते हैं, टाइपिंग सीख लो, जिससे आपको कंटेंट डेवलपिंग सीख लो, जिससे आपको उतनी नौकरी मिल जाए, उतनी इनकम आ जाए कि आपकी पढ़ाई भी चलती रहे और आपका ये भी काम हो जाए। समय के साथ इसको इंक्रीज कर लो। क्लियर हुआ मामला, बाकी तो एग्जाम है ही। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस।
हाँ सर, जैसे आपने बोला कि बुक को पढ़ना, जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो कुछ लोग ऐसे जैसे हमने लाइन टू लाइन तो टॉपिक को पढ़ लिया, लेकिन सारा ही अंडरलाइन कर दिया। अब पढ़ने का तरीका तो मतलब सब बुक तो पढ़नी है, लेकिन उसको पढ़ना कैसा, ये एक बड़ी मतलब ड्रॉबैक रह जाता है। जैसे हमने पढ़ा तो हम जैसे हमने कोई चीज, जैसे हमने क्लाइमेट को पढ़ा एनसीईआरटी के अंदर, तो क्लाइमेट जो है पूरा, तो कुछ लोग थे लाइन टू लाइन ही, जब फर्स्ट रीडिंग में लाइन टू लाइन उसको अंडरलाइन ही कर देते हैं। अब उस क्लाइमेट को कितने टाइम में, कितनी कैपेसिटी के, किस तरीके के साथ पढ़, ताकि हमारा एक विषय जो हमारा हो वो उस तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि ये टॉपिक यानी पूरा दिन उस टॉपिक को लेके बैठे, एक ही पेज में सारा पूरा टाइम लग जाए। ये भी एक देखिए बड़ी अगर दिक्कत रहती है। हाँ ये मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो रूल नंबर 1 है कि आपको रटना नहीं है कुछ। रूल नंबर 1 हाँ है कुछ नहीं रटना है भाई, रीडिंग करके आगे बढ़ना है। रूल नंबर 2 जो आपके में कितना पढ़ना है, स्कोप ऑफ द टॉपिक, कि भाई कितना पढ़ना है, इतना पढ़ूं, कितना पढ़ूं, किससे भी ज्यादा पढ़ूं। वो स्कोप ऑफ द टॉपिक पता चलता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि यूपीएससी किस एरिया में कितने लेवल पे प्रश्न पूछ रही है। तो दूसरी चीज हुई। और तीसरी बात हुई कि जब आप कोई टॉपिक रीड करो केवल, उसके बाद उससे रिलेटेड टेस्ट लगाओ। पढ़ो किताबें, लेकिन नोट्स बनाओ टेस्ट के, रिवीजन करो टेस्ट से। तो आपने टेस्ट दिया, नोट्स उससे बनाया, रिवीजन किया उससे किया। किताब एक दो बार रीडिंग करके खत्म। किताब को नहीं रटना है, नहीं उस पर अंडरलाइन कर। किताब में अंडरलाइन पता है केवल किस वजह से करना है, कि आप जगे रहो। जैसे मान लो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने 15 मिनट पढ़ा, फिर मैं सो गया आराम से। तो अंडरलाइन इस वजह से करते हैं, हमारा हाथ चलता रहता है ना, हाथ चलने से हमारा दिमाग भी जगा रहता है थोड़ा सा। तो अंडरलाइन करना है तो केवल इस वजह से करना है, ना कि इस वजह से कि हम सारा रट डालेंगे, सारा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या कुछ हमें नहीं पता, हम तो रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर क्विज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्कोप पता लगाएंगे, और उन चीजों को वापस पढ़ेंगे जो आ रहे हैं, क्विजेस में आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे हैं। बस ये अप्रोच करेंगे तो किताब पढ़ने का सही तरीका ये है। ठीक है, समझ बिल्कुल में आया सर। सर भाई? हाँ सर, लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा, बिल्कुल 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 सर, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। और सेकंड, जैसे आपने सर पूरा इसमें तो आपने पूरा डिटेल में बता दिया, आपको चीज बची तो है नहीं है, लेकिन आप रियलिस्टिक लाइफ को कुछ सर ऐसे बांटिए, जैसे आप हमारे ग्रुप में एक रियलिस्टिक लाइफ में आप क्या इस चैनल पे आप क्या लोगों को ऐसा दे सकते हैं कि एक अच्छी जिंदगी को आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अगर हाथ में नहीं आ रही है, तब भी हम अपनी लाइफ को, जो अगर 100% हम चाहते थे, 50 तो 60% में हम अच्छी लाइफ तो गुजार सकते हैं। तो किसी के तो हम अपनी लाइफ को रियल एक अच्छे तरीके से रैशनल लाइफ गुजार सकते हैं। ये आप थोड़ा, स्टूडेंट कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी रहती है और लोग भी जुड़े रहते हैं, तो अच्छे तरीके से दे बिल्कुल, सकते हैं। मैं सबको यही, इसमें मेरा यही सुझाव रहेगा कि देखिए जिंदगी को जीने का एक तरीका ये करिए, हर पल जिए। 4 दिन की जिंदगी है, जितना जीजिए उसको इंजॉयमेंट के साथ जीजिए। अपना कभी भी ये दिमाग में नहीं चाहिए यार सिविल सर्जन, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी की ना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इस बात को ही मानिए कि आपने तैयारी स्टार्ट की। ठीक है, इस बात को समझिए। जब आप प्रॉब्लम में पड़िए ना, जो लास्ट बात है मेरी, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं समझाना चाहूंगा और आपके माध्यम से सजेशन दूंगा, आप जब आप प्रॉब्लम में हो, आपको लग रहा है कि आपके लिए दुनिया समाप्त हो रही है, आपको लग रहा है कि यार आप अब हार रहे हो तैयारी में, अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही तैयारी करने की, उस समय उस व्यक्ति को देखो जो आपसे ज्यादा परेशान है। आप उस व्यक्ति को देखो जो आपसे ज्यादा परेशान है। आप अपने से अच्छे व्यक्ति को मत देखो जो आपसे अच्छा काम कर रहा है, जो आपसे अच्छा फील्ड में काम कर रहा है, नहीं, उस व्यक्ति को देखो। अभी आपने देखा होगा इसी बार एक आईएएस ऑफिसर हुए हैं सूरज तिवारी, आपने नाम सुना होगा। यस, हाँ उनके बिल्कुल, दोनों हैंडीकैप्ड पैर लोग। कटे हुए, आपने देखा होगा। आप उस व्यक्ति, आपकी प्रॉब्लम यार, उनके सामने आपकी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप प्रॉब्लम उस है। व्यक्ति को देखो जो सड़क पे भीख मांग रहा है, उसके पास पढ़ने का खाने का ठिकाना नहीं है। आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी और फिर आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम समाप्त करने के लिए मेरा ऑफिसर बनना बहुत जरूरी है, और फिर आप चीजों को सही से करोगे। बिल्कुल। और धैर्य मत खोना यार कभी, बस फोड़ के आओगे, जो भी करोगे सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है सर। ठीक है सर भाई। सर, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो अगर आप उनके साथ रियलिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल पर उनके साथ लोग जुड़ते हैं, तो सर आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और कोई भी हमारे साथ कोई स्टूडेंट जुड़ता है जो बहुत सारा हम्बल बैकग्राउंड से आता है, मतलब जो, तो सर उसको हम मतलब मिनिमम कास्ट के तरीके से हम उसको एजुकेशन एफर्ट दे सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे बताइएगा, मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी। आपको लगे कि मेरा फिर से यूट्यूब चैनल पे आना चाहिए आपके, मैं वहां पे आऊंगा। आपको लगे कि सर कुछ मेरी और हेल्प करो, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। और सीरियसली अभी मैं जैसे जैसे सर्विस में जाऊंगा तो मैं थोड़ा और ध्यान दूंगा। अभी थोड़ा सा देखिए, अभी जैसे क्या होता है ना, मेरा भी दिमाग थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो जाता है कई बार, अरे यार थोड़ा पैसे तो चाहिए जी। ठीक है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हाँ,
बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। जैसे मैं सर्विस में जाऊंगा, मैं और थोड़ा सा फोकस करूंगा, और मैं सीरियसली आपके साथ लॉन्ग टर्म, मैं इसीलिए मैं बहुत दिन से तैयार था कि भाई आपके साथ बातचीत की जाए। और अब अच्छा ही, सबसे बड़ी बात है, अब अच्छा मौका है, अब मैं भी सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो अब अच्छा मौका है, ये जो होता है अच्छा होता है, ठीक है। तो बने रहिए, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी करेंगे, ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आप जो भी करें आप सबसे आगे रहें, धूम मचाएं, और ऐसे ही हमेशा हंसते रहें, मोटिवेटेड रहें, ठीक है। सर ठीक है, ये फिर हँसना तो हमें उस वक़्त नहीं छोड़ा जब बहुत मुश्किल थी। अब तो चलो आपके साथ जुड़े हैं और बिल्कुल, अच्छे लोगों के साथ बहुत हमें लगता है। और मुश्किलें खत्म होंगी भाई, मुश्किलें मिलजुल के ही तो खत्म होंगी, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर चला जाए बहुत-बहुत शुक्रिया सर सर, आपको ये जी, जी, जी सर। फिर हो गया आपका इंटरव्यू समाप्त। जी, सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से, हमारी यूट्यूब चैनल से, हमारी फैमिली से, जितने मेरे दोस्त हैं सबकी तरफ से आपको बहुत-बहुत सारी मुबारक हैं। आपकी जो फाइनल सिलेक्शंस हुई हैं और उम्मीद है कि आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे सर। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, और बिल्कुल मैंने कहा भी है जैसा, आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जम्मू कश्मीर के अपने पूरे दोस्तों के साथ बढ़िया से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक ज़रूर, है। ज़रूर, जय ज़रूर, हिंद। ज़रूर सर। ठीक है ओके सर, सर, थैंक यू सो मच। ये कट कैसे होगा, हाँ, ठीक है। यहीं से ही काटिएगा। ठीक है।